जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन। मॉडर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर है मौर्य साम्राज्य का दूसरा पार्ट। दोस्तों आइए बात करते हैं 51वें प्रश्न का। एक से लेकर 50 से देख लिया। अब बात करते हैं 51वें प्रश्न की। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों अशोक के जो अधिकांश लिपियाँ हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत व ब्राह्मी। देखिए इसमें प्राकृत व ब्राह्मी कहाँ पर है, यानी ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए सही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यानी वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मास्की अभिलेख। 53वां प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी जो उनके पत्थर के स्तंभ हैं उनमें इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? अब इसको पढ़ना पड़ेगा। ए है इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है। सी है स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दोस्तों देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ये गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। अब बात करते हैं 54वें प्रश्न की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। अब बात करते हैं 55वें प्रश्न की। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी शूद्र के लिए किस में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। उस किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। 56 प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम था उपगुप्त। दोस्तों यानी आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों ये निग्रोथ कौन था? ये सुशीम, जिसकी हत्या अशोक ने कर दिया था, उन्हीं का लड़का था। उसी से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? उपगुप्त से। कहा यह जाता है दोस्तों जो उपगुप्त हैं ये सम्राट अशोक के जो प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो विष्णुगुप्त थे यानी कौटिल्य, उन्हीं के परपुत्र यानी पोते थे, यानी उनके लड़के का लड़का था। ऐसा कई किताबों में मिलता है। 57 प्रश्न है। 57वां प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? यानी किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूटार्क या डी एरियन। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज ने। 58 प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? जो सड़क निर्माण अधिकारी होता है उसी को एग्रोनोमाई कहा जाता था, सड़क निर्माण अधिकारी, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 59वें प्रश्न का। 59वां प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ए, यानी गुड़ पुरुष कहा जाता था। बात करते हैं 60वें प्रश्न की। 60वां प्रश्न है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली ने, वीरसिंघे ने, तिस ने, राणा सिंघा ने। यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिस ने। किसने? तिस ने। ठीक है। अब बात करते हैं 61वें प्रश्न की। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में? उसका नाम क्या है? परिशिष्ट पर्वन में। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अब बात करते हैं 62वें प्रश्न की। 62वां प्रश्न है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? यानी किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ में, यानी जुलाई महीने में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 63वें प्रश्न की। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अगर अशोक के बारे में जानना हो तो इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या बौद्ध साहित्य? उसका आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख, यानी पत्थर प्रस्तर पर जो लिखे हुए लेख है ना, उनसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है अशोक के बारे में। 64वां प्रश्न है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो वो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि में। अब बात करते हैं 65वें प्रश्न की। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? यानी भारत के बाहर कहाँ पाया गया था? अफगानिस्तान में। ठीक है, इनमें से कौन सा है? अफगानिस्तान। अब बात करते हैं 66वें प्रश्न की। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में ताक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? यानी कहाँ से निकाला गया था?
तो देखिए आंसर हो जाएगा, इसमें जो आंसर होगा वाराणसी के समीप सारनाथ से, यहाँ से नहीं निकाला गया था, लोरियानंदगढ़ से नहीं, मिर्जापुर के समीप यानी चुनार से। कहाँ से निकाला गया था? चुनार से निकाला गया था। अब बात करते हैं 67, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य की, प्लिनी की, प्लूटार्क की या मेगास्थनीज की? किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? ये कहा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, यानी मेगास्थनीज ने कहा था। अब बात करते हैं 68वें प्रश्न की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया गया था? ये किसने किया था? ये किया था बिंदुसार ने। आंसर हो जाएगा बी, यानी बिंदुसार ने किया था। बात करते हैं 69वें प्रश्न के। अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी अशोक ने जो कलिंग पर चढ़ाई किया था, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों मैक्सिमम जो स्रोत मिलते हैं वो 13वां वृहत शिलालेख, ये 13वां शिलालेख। ठीक है। 70वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक के किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर हो जाएगा उज्जैन का गवर्नर था। अब बात करते हैं 71वें प्रश्न की। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यानी किसमें किया था उन्होंने घोषणा किया था? उसका नाम था पृथक कलिंग शिलालेख में। पृथक कलिंग शिलालेख में उन्होंने घोषणा किया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। 72वां प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसमें कौन सी घोषणा है जिसमें अशोक के युद्ध और हिंसा के प्रति आंतरिक दुख स्पष्ट करता है? उसमें आंसर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख में। 73वां प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्म्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यानी ये उन्होंने कहा था मैं कहीं भी रहूं, मगर अगर कोई ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे संपर्क किया जाए। इसके लिए ना सोचा जाए मैं कहाँ पर हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये सब नहीं सोचा जाए। आंसर हो जाएगा छठे शिलालेख में। अब बात करते हैं 74वें प्रश्न की। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? इनमें कौन कौन सा है जो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताता है? तो उसमें आंसर हो जाएगा ये प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, यही हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अब बात करते हैं 75 की। विष्टि है, यानी विष्टि क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला। तो उससे विष्टि कहा जाता है बेगारी को, यानी बगैर पैसे के कोई काम करवाना किसी से, उसी को बोला जाता है बेगारी, जिसका मुआवजा न मिले। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, बताइए जरा सा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य होता है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अब बात करते हैं निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। जितने भी स्तंभ किससे संबंधित है? मौर्य कला से। ठीक है। अब बात करते हैं 78वां प्रश्न यानी 78। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप, राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, महास्थान, यानी बांग्लादेश का एक जगह महास्थान, उत्तर प्रदेश का एक जगह सौगौरा, इन दोनों स्थानों से पता चलता है। बात 79, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? श्रीलंका में अशोक ने किसे भेजा था? ए और बी, यानी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, दोनों को, यानी आंसर हो जाएगा सी। 80 है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। बात करते हैं 81 प्रश्न, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शरेकुना यानी कंधार से। कभी कभी शरेकुना दे देगा या तो कंधार दे देगा, तो आंसर वही हो जाएगा। ठीक है। बात 82वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 83 प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, क्या शामिल थे, कौन कौन शामिल थे इसमें सप्तांग में? तो इसमें हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। ये पहला सही है, राजा, उसका क्षेत्र होता है, प्रशासन होता है और क्या होता है? कोश होता है। ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 84 हो जाएगा, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था?
तो तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। और किसके समकालीन था? अशोक के समकालीन, मिस्र का राजा। 85 प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? उनका नाम था बिंदुसार के शासनकाल में आया था। 86 प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में से उल्लेख हुआ है अशोक का नाम? तो उसका नाम है गुर्जरा में। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, बाकी सब में प्रियदर्शी कहा जाता है या कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो किस में कहा गया है? यानी कलिंग शिलालेख में, पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया है। 88 प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? यानी कौन सी जो युद्ध थी जिसमें हिंसा के प्रति अशोक का आंतरिक दुख का स्पष्ट करता है, उसका नाम है कलिंग का पृथक शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख में। 89 प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह कहा गया छठे शिलालेख में। किसमें कहा गया है? छठवें शिलालेख में। 90 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो आंसर हो जाएगा प्रादेशिक, राजयुक्त, युक्तक। इसका आंसर हो जाएगा ए। 91 है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था? किसके समकालीन था? जो अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौटिल्य जो थे वो किसके समकालीन थे? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, देखिए चंद्रगुप्त, ये बी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7, यानी 7 श्रेणियों में। ठीक है, अब बात करते हैं 93 प्रश्न की। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें है? यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किसमें मिलता है? इंडिका में। किसमें मिलता है? इंडिका में। 94 प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आंसर हो जाएगा बौद्ध, यानी बी। 95 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था पड़। 96 प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो उनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने भाई की सुसीम की हत्या कर दी थी। इन्हीं के बेटे निर्ग्रोध से प्रभावित होकर उन्होंने उपगुप्त से दीक्षा लेकर अपने आप को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया था। 97 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला भेजा था। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम या प्रियदर्शी भी था? सबसे सिंपल है प्रश्न, चूंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। उनका नाम था अशोक। दोस्तों ये रहा आज का हमारा 100 प्रश्न, यानी कि 51 से लेकर 100 तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।